Hello students, today we have discussed one of the most important topic of class 9th physics, that is force and laws of motion. Students, in the previous chapter, that is motion, we fully explained that chapter and we have learnt about the motion of objects in that previous chapter, and the motion of that object is based on the definitions of displacement, velocity and acceleration. Now let us understand the causes that influence the motion of that objects. पिछले चैप्टर में हमें क्या पढ़ा? जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था, दैट इज मोशन, उस प्रीवियस चैप्टर में हमें ये समझ कि मोशन होता क्या है. मोशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट क्या करे, अपनी पोजीशन को चेंज करें, उसे हम क्या कहते हैं? मोशन. और हमने उसमें कुछ टर्म्स को भी पढ़ा, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंड उनके बीच के डिफरेंस को भी हमने समझा. ओके, एंड ये चैप्टर जो है हमें आंसर फाइंड करवाता है प्रीवियस चैप्टर मोशन में जो क्वेश्चन अराइज हुआ था. क्या क्वेश्चन अराइज हुआ? क्वेश्चन ये अराइज हुआ, हमने तो डिटेल में फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया उस चैप्टर को, मोशन को, बट मोशन जो हो रहा है ऑब्जेक्ट में वो किसके कारण हो रहा है वो उस चैप्टर में नहीं पढ़ा. वो चैप्टर में नहीं पढ़ा तो इट मीन्स उसका आंसर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा. तो वही नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड इट्स लॉज ऑफ मोशन, वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो द cause behind the motion of that object in the previous chapter, okay, is nothing but that is force. So students, let us understand what is force. So take one example. I'll start this physical quantity with an example. Suppose students, if you open the door or close the door, this is door, and you open this door or closed door, then you push or pull this door. Okay, we need to push or pull this door. This shows that in order to move the body, we need to push or pull. किसी भी बॉडी को मूव करने के हमें किसकी जरूरत पड़ती है? या पुश करने की या पुल करने की. ठीक है, इसी पुश और पुल को हम क्या नाम देते हैं? फोर्स. सो फोर्स इज नथिंग, इन सिंपल टर्म, ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाट? फोर्स. ओके, सो फोर्स, the SI unit of force is Newton, denoted by capital N, and it is a vector quantity. Why it is a vector quantity? Students, because vector quantity, because it is a magnitude as well as direction. Suppose student, ये आपके पास एक बॉल है, एक फुटबॉल है, और इस फुटबॉल को मैं किक कर रहा हूँ और ये फुटबॉल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके, मैंने एक फोर्स दी इस पर. ओके, सपोज 5 न्यूटन की फोर्स मैंने इस फुटबॉल को दी. उस 5 न्यूटन की फोर्स के कारण ये बॉल की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो इसके पास आ गया, ठीक है, बट इसकी डायरेक्शन, ये बॉल किस डायरेक्शन में मूव किया? ये बॉल उसी डायरेक्शन में मूव किया जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स दी. ना ये इधर गया ना ये इधर आया, ये उसी डायरेक्शन में मूव किया जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स दी थी. इट मीन्स it has magnitude as well as direction. That is why it is a vector quantity. Okay, let's take another example of force. Suppose student, there is a vegetable vendor. A vegetable vendor applies force to push the cart. Okay, it is also an example of force. Kicking a football is also another example of force. So many examples, number of examples आपके पास पड़ी है. ठीक है, अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में बहुत जितने भी देखो डेली एक्टिविटीज जो है
हम फोर्स के कारण ही सब कुछ करते हैं, चाहे हम मूवमेंट करना हो, वॉक करना हो। ओके, सो बहुत सारी आप एग्जांपल पड़ेगी। तो फोर्स के बारे में आपको अब ऑलमोस्ट आपको पता चल चुका है कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल। सिंपली फोर्स इज पुश एंड पुल। किस पे वो पुश और पुल हो रहा है? दैट इज ऑन एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, we cannot see the force, but we can experience or we can feel the effect of force which acts on that body. So due to this effect of force, following changes occur in the body. हम फोर्स को नहीं देख सकते हैं, बट उसका इफेक्ट देख सकते हैं, उसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो जो भी फोर्स के कारण इफेक्ट बॉडी में देखा जाता है, वो इफेक्ट क्या है उसमें, वो पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 1 इफेक्ट जो फोर्स के कारण हम देखते हैं, फोर्स कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट। एक बॉडी अगर रेस्ट में हो, उस बॉडी को रेस्ट से मोशन में कौन ले आएगा? फोर्स। ये हमें एक इफेक्ट देखते हैं। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। एक बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, उसको अगर स्टॉप करना है, रोकना है, तो हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इट इज ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स एक बॉडी की, मूविंग बॉडी की स्पीड को भी चेंज कर सकती है। सपोज आप एक ऑब्जेक्ट, एक कार है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और इन अनदर टाइम उसकी स्पीड पहुंच जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये ऑटोमेटिकली खुद ही स्पीड इसने अपनी चेंज कर ली? नहीं, ये आपने इस पे फोर्स अप्लाई की इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, ये जो फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन अप्लाई की, इस फोर्स के कारण आपकी ये क्या हुई, इस बॉडी की स्पीड में चेंज आया। एंड नंबर 4 पॉइंट इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है अगर एक बॉडी मूव कर रही है। एंड लास्ट वन इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो फोर्स के कारण आप किसी बॉडी की शेप या साइज भी चेंज कर सकते हो। ओके, सो students, now another topic, that is types of force. So types of force, there are two types of forces. Number 1 is balanced and unbalanced forces. What is balanced forces? As the name suggests, balanced forces. Balanced forces means अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही है। ओके, नंबर ऑफ फोर्सेस इस पे एक्ट हो रही है। Now the question arises whether this box is moved. किस डायरेक्शन में ये बॉक्स जो होगा मूव करेगा अगर इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट होगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर इस एग्जांपल से हम समझते हैं। सो देयर इज अ बॉक्स, देयर इज टू फोर्सेस F1 and F2 on this box, on that box, but in opposite direction. बट इन दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका अगर 50 न्यूटन है, इसका भी 50 न्यूटन है सपोज। सो इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। देन ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में, ये बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, इस फोर्स की डायरेक्शन में? किसी भी फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, क्योंकि इनका रिजल्टेंट मीन्स टोटल नेट, जिसे हम नाम देते हैं नेट या टोटल कहते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर कितना लगेगा? 0। सो ऐसी जैसी फोर्सेस को हम नाम देते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, सो बैलेंस्ड फोर्सेस, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो बैलेंस फोर्स कभी भी उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या उसी यूनिफॉर्म मोशन को कभी भी चेंज नहीं कर सकती है। ओके, so balance force simply if the resultant of all the forces means net force of all the forces acting on a body is 0. net force में क्या होना चाहिए? इस बैलेंस फोर्स में क्या होना चाहिए? इस फोर्सेस की, इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन इन फोर्सेस में आप देखोगे इनकी अपोजिट होगी, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? नेट फोर्स क्या आएगा? 0. then such type of forces are called balanced forces. So the second type of this force is unbalanced forces.
सो अनबैलेंस फोर्सेस इसी का अपोजिट है। वही सिमिलरली बॉक्स एक ले लो और एक फोर्स F1 लगा दो, एक F2 फोर्स लगा लो। F1 फोर्स सपोज करो आपने 60 न्यूटन दे दी और ये 50 न्यूटन दे दी, सपोज दिस इज 50 न्यूटन। ओके, सो ये ऑब्जेक्ट जो होगा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में क्या होगा, ताकत ज्यादा होगी, मींस फोर्स ज्यादा होगी। सो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये मूव करेगा F1 की डायरेक्शन में, ठीक है, बिकॉज फोर्स F1 इज ग्रेटर देन F2। एंड क्या इसका रिजल्टेंट, क्या इसका नेट रिजल्टेंट, नेट फोर्स 0 आएगी, इट डज नॉट इक्वल टू 0। इफ द रिजल्टेंट ऑफ such type of force is not equal to 0, then that force is what called unbalanced forces. Okay, so unbalanced forces में ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन की फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अनदर फोर्स। ओके, सो अनबैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। स्टेट मीन्स या बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाना, या बॉडी मोशन में उसको रेस्ट में लाना है, ड्यू टू एन आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दीजिए, बॉडी की स्टेट हम वो चेंज हो जाएगी। ओके, सो दिस इज बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। let's see another example of balanced force. Suppose आपके पास क्या है, suppose आपने एक स्क्वीज किया रबर बॉल, there is a rubber ball and you squeeze, ये रबर बॉल है, and you squeeze the rubber ball between the palms of your hands, ये आपके हाथ है और इस रबर बॉल को ऐसे रखा है और इन दो हाथों के बीच में रबर बॉल को आप क्या कर रहे हो, स्क्वीज कर रहे हो। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ द रबर बॉल चेंजेस। ओके, एंड द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉल, फोर्सेस कहाँ से लग रही है, किस डायरेक्शन से लग रही है, किस डायरेक्शन लग रही है। ओके, एंड दिस फोर्सेस एंड द फोर्सेस अप्लाइड ऑन दिस बॉल आर इक्वल एंड अपोजिट, and you also observe that the resultant of these forces does not move the object। क्या ये बॉल मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो फोर्स इस पे लगाई है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, एंड जब भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन हो फोर्स की, देन उनका रिजल्टेंट उस कितना होगा, रिजल्टेंट इज 0। एंड व्हेन द रिजल्टेंट इज 0 इट मींस द ऑब्जेक्ट does not move. Instead, the object get deformed as long as the force is applied. But this is a temporary deformation. So this is another example of balanced force. Okay. So आपको forces की types के बारे में समझ आ चुकी होगी almost. तो बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स अपने नाम है ही बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है इसमें, ठीक है। तो अपने ना तो let's see another topic, very important, Newton's laws of motion. Newton's laws of motion, laws of motions जो है ये क्या है, Newton's laws of motion। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने फोर्स का कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो पूरा नाम उनका सर आइजैक न्यूटन। ओके, और इन्होंने 3 लॉज दिए, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और तीनों लॉज हमने इधर यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, समझना है। तो सबसे पहले हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को का कंसेप्ट क्लियर करने से पहले हम बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। सो व्हाट इज इनर्शिया, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है, व्हाट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया इज नथिंग बट, बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका कि प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो खुद से अपनी स्टेट को चेंज ना होने दे या खुद से अपनी स्टेट को चेंज ना कर सके, दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज नथिंग बट इनर्शिया। ओके, जैसे सपोज दिस इज पेन और ये एक रेस्ट में, क्या ये बॉडी खुद से इस स्टेट से
कौन सी स्टेट इसकी? स्टेट ऑफ रेस्ट में है। क्या ये अपनी इस रेस्ट वाली स्टेट्स को छोड़ के खुद ही ऑटोमेटिकली मोशन में आ सकती है? नहीं। ये जो प्रॉपर्टी इस पेन की, इस बॉडी की, जो इसी स्टेट में अपने आप को रहने दे रही है, इसी स्टेट में अपने आप को रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम, इस बॉडी की इस वाली प्रॉपर्टी को हम नाम क्या देते हैं? इनर्शिया। ओके, सो इनर्शिया क्या है? इट इज द इनर्ट प्रॉपर्टी, नॉट एन एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, इट इज द इनर्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी अपनी स्टेट को खुद से चेंज ना कर पाए, दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। ओके, सो इनर्शिया यहाँ पे आप स्टूडेंट देखना, यहाँ तक तो हमें समझ आती है इनर्शिया क्या है। स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो अपनी खुद वो प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाएगी? इनर्शिया। लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, नॉट एन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ ए बॉडी इज कंटिन्यूसली मूव तो कोई बॉडी कर नहीं सकती है, ठीक है। इट इज एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। बॉडी कंटिन्यूसली कभी भी मूव नहीं करेगी बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन को हम लेस कर सकते हैं, फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इट इज एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ओके, ऑफ गैलीलियो, बिकॉज इनर्शिया का कंसेप्ट दिया किसने था? गैलीलियो ने। इसी गैलीलियो के कंसेप्ट को इसने मॉडिफाई करके न्यूटन ने प्रेजेंट किया अब दुनिया के सामने। ओके, सो इनर्शिया फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनर्शिया इज नथिंग बट इट इज द इनर्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, ठीक है, या इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी जो अपनी स्टेट को खुद से चेंज ना कर सके, दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी इज व्हाट कॉल्ड inertia. Okay, so inertia, types of inertia. When we discuss the types of inertia, number one is type of inertia is what? Inertia number one type is inertia की inertia of rest, नाम ही सजेस्ट कर रहा है। Second type is inertia of motion and third type is inertia of direction. Okay, अगर आपको इनर्शिया समझ आ चुका है तो इन टाइप्स की भी आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी मैं बता लेता हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स बॉडी, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन इट्स ओन। खुद से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ना कर सके बॉडी, उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे। एंड इनर्शिया मोशन मीन्स द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट the state in its state of motion to change the state, sorry, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। the inability of a body to resist the change in state of motion on its own, जो बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो मोशन में तो है बॉडी, लेकिन उस मोशन को कंटिन्यूसली कर रही है, ठीक है, वो खुद से रेस्ट में ना आए, दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज व्हाट कॉल्ड inertia of motion. And third one is inertia of direction, is similar as the one two above, the inability of body to resist the change in direction of body on its own. This is inertia direction simply. So अब हम समझते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इससे पहले सॉरी मैं एग्जांपल बताना भूल गया इसका इनर्शिया का। तो एग्जांपल इनर्शिया का क्या था? सपोज देयर इज अ कॉइन, आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, एक ग्लास टम्बलर देख लो, ये एक ग्लास है, एक टम्बलर है, और इसके ऊपर मैंने एक प्लेइंग कार्ड रखा गया है, और उस प्लेइंग कार्ड के ऊपर क्या रखा है? मैंने एक कॉइन को रखा है। ये कॉइन है, ये प्लेइंग कार्ड है, और एक टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर। तो आपने क्या किया? इस प्लेइंग कार्ड को आपने फोर्स दी, आपने फोर्स अप्लाई की। व्हेन यू अप्लाई द फोर्स, द कार्ड फ्लिक अवे एंड द कॉइन फॉल अंडर दिस टम्बलर, अंडर दिस ग्लास। ओके, सो क्यों ये कॉइन जो है इस ग्लास के अंदर, इस टम्बलर के अंदर गिर गया? क्योंकि फोर्स हमने किस पे अप्लाई की? इस प्लेइंग कार्ड पे, ना कि इस कॉइन पे।
और इस कॉइन का अपना एक इनर्शिया था और उस इनर्शिया के कारण ये कॉइन क्या हो गया, इस ग्लास टम्बलर के अंदर गिर चुका, ठीक है। और वो इनर्शिया की कौन सी टाइप थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, तो ड्यू टू इनर्शिया, ये अपनी बॉडी की, अभी मैंने समझाया ना, इनर्शिया मीन्स इस बॉडी की थी वो प्रॉपर्टी जो अपनी स्टेट को खुद से चेंज ना होने दे। क्यों ये अपनी स्टेट को खुद से चेंज करेगा, जब पे इस पर हमने फोर्स तो दी नहीं, फोर्स तो इस प्लेइंग कार्ड के ऊपर दी, तभी तो इसकी स्टेट भी क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई क्योंकि इस पर हमने फोर्स अप्लाई नहीं की। तो ड्यू टू देयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट द कॉइन फॉल अंडर दिस टम्बलर। ओके, सो यही एग्जांपल लिखिए। इफ ए कॉइन प्लेस्ड ऑन ए प्लेइंग कार्ड और a tumbler is flicked with the finger due to inertia of rest, the coin fall down into the tumbler। अच्छा स्टूडेंट, आपने देखा होगा, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। हम जब गाड़ी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं या कार में बैठते हैं, सडनली जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम कहाँ की तरफ गिरते हैं, आगे की तरफ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। टेक्सचुअल क्वेश्चन में आपके ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ओके, सो इनर्शिया स्टूडेंट्स, इनर्शिया जो है इनर्शिया इट डिपेंड्स ऑन मास। ओके, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। सो if a body has more mass, it means it has more inertia, okay, and vice versa, means अगर एक बॉडी है जिसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर एक बॉडी जिसका मास कम है, उसका इनर्शिया भी कम होगा। इट मीन्स ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, greater will be the force required to bring a change in its state of rest or of uniform motion। जितना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा उसकी स्टेट को चेंज करने में, उस बॉडी की। ओके, सो इनर्शिया इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, मास। सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल, जैसे आपके पास एक बस है और एक साइकिल है, किसका इनर्शिया ज्यादा है, ऑब्वियसली बस का, ठीक है। इसका इनर्शिया ज्यादा है एज कम्पेयर टू, इनर्शिया इज मोर एज कम्पेयर टू साइकिल, ओके, बिकॉज इट हैज मोर मास। अभी मैंने समझाया, इनर्शिया मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज स्टूडेंट, एक स्टोन है और एक फुटबॉल है, इनर्शिया किसका ज्यादा, स्टोन का ज्यादा, ठीक है, बिकॉज इट हैज मोर मास, ओके, एज कम्पेयर टू फुटबॉल, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब हम सीधा डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पे। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट ये है कि एन ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है या मोशन में है, बट वो मोशन कैसा, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है, ना कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, वो तब तक रेस्ट में रहेगा, तब तक मोशन में रहेगा वो ऑब्जेक्ट, जब तक आप उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे। जब आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। कि फिर से बोल रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ सुनने, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में तब तक रहेगा जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसे याद रखना, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ओके। यही तो कंसेप्ट था इस न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट का, इनर्शिया का ही तो कंसेप्ट था, ठीक है। तो इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम समझेंगे। फिर उसके बाद हम टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे बुक्स के। सो इस टॉपिक्स को, इसके कंसेप्ट को क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका थर्ड चैप्टर होगा, फोर्थ चैप्टर होगा, वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है।
अगर आपको फोर्स का कंसेप्ट क्लियर है, आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी प्रीवियस चैप्टर में जो है उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स को क्लियर है, तभी आप नेक्स्ट चैप्टर्स, इसके आगे जो है अपकमिंग चैप्टर्स, उनको समझ पाओगे। ओके, तो थैंक यू।